Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. So लास्ट क्लास में हमने बात की थी पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में, जिसमें हमने अबाउट पीसीए, कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इमर्जेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पैक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें बात करनी है अबाउट वेरियस स्कूल्स एंड रेलेवेंस ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जब हम पढ़ते हैं ना, इसमें वेरियस थ्योरीज आती हैं हमारे पास, थ्योरीज या जिन्हें हम स्कूल्स कहते हैं, जिसमें पहला है बजट मैक्सिमाइजेशन। इसको दिया था विलियम निस्कैनन ने, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो है ब्यूरो शेपिंग, पैट्रिक डनलेवी। तीसरा है रेंट सीकिंग, दिया था गॉर्डन टलक ने। फोर्थ है डेमोक्रेटिक पैराडाइम, विंसेंट ऑस्ट्रॉन। सिक्स्थ है रेगुलेटरी कैप्चर, बाय जोसेफ स्टिंगलर। इन सब थ्योरीज और स्कूल के बारे में बात करेंगे। मेजोरिटीली ये थ्योरीज बात करती हैं कि ब्यूरोक्रेसी में दिक्कतें क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी फेस करती है, फेस तो क्या करती है, क्या क्या प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी हमें देती है, उसके बारे में ये थ्योरीज बात करती हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं पहले से। क्या था? बजट मैक्सिमाइजेशन। ये स्कूल क्या कहता है, पहले हम ये देखते हैं। इसमें ना ये नेक्सस की बात करता है जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और सिटीजन्स के बीच में बनता है, कि कैसे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिलके सिटीजन्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बिक चुकी है सरकार, ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, वो आंटी वाला मीम याद है ना? हाँ, वही वाला। यही बजट मैक्सिमाइजेशन मॉडल इसी के बारे में बात करता है। ये दोनों पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सिटीजन्स का नुकसान करते हैं। कैसे? कि ये मॉडल जो है ना, वो कॉस्ट ओवररन के बारे में बात करता है। कॉस्ट ओवररन प्लस डिले इन प्रोजेक्ट। अब अगर प्रोजेक्ट में डिले हुआ, ब्यूरोक्रेट्स क्या है, जानबूझ के प्रोजेक्ट्स में डिले करते हैं। डिले होता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स जानबूझ के प्रोजेक्ट में डिले करते हैं, जिसकी वजह से फर्दर ऊपर से ज़्यादा पैसा आता है, मोर इनफ्लो होता है पैसे का। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट पहले 5,000 करोड़ का था, मतलब 10 साल पहले मान लीजिए शुरू किया, उसकी एस्टिमेट थी 5,000 करोड़। इन्फ्लेशन की वजह से आज उसका रेट हो गया मान लो 10,000 करोड़। तो ये पैसा जो और ऊपर 5,000 करोड़ आएगा, ब्यूरोक्रेट्स इसीलिए डिले करते हैं ताकि इन्फ्लेशन का उस पर ज़्यादा असर हो जाए और ज़्यादा उसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगे। ये ब्यूरोक्रेट्स का इसमें क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर से पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा ये बीच में पैसा खाएंगे क्या? हाँ, वही करप्ट मनी। क्यों? क्योंकि ऊपर से पैसा आ रहा है। आपको पता है ना, ब्यूरोक्रेट 10%, नहीं पता? अरे यार, ब्यूरोक्रेट 10% लेते हैं हर कमीशन का, जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलता है ना, इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स को या आईएएस को खासकर 10% यह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर प्रोजेक्ट का 10% अपनी जेब में रखते हैं। उनका वो फिक्स होता है, फिक्स मार्जिन है उनका, वो ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना है, लोग कहते हैं, बातें होती हैं, क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं। तो वही ये बात होती है कि ये जो प्रोजेक्ट
डिले हो रहा है उसकी वजह से और पैसा ऊपर से लगेगा, और पैसा लगेगा तो ब्यूरोक्रेट्स को और कमाने का होगा। ये तो हो गया ब्यूरोक्रेट्स का फ़ायदा। पॉलिटिशियंस का क्या फ़ायदा? पॉलिटिशियंस इसमें ये दिखा देते हैं, देखिए हम लोग सिटीजन्स पे कितना स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 5,000 करोड़ था, अब 5,000 करोड़ और स्पेंड किया है, बाद में 5,000 करोड़ और स्पेंड करेंगे। इनकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है, पैसा तो टैक्स पेयर्स का है। पर ये लोगों को ये दिखा देते हैं कि हम आप पे इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम सोशल सर्विसेज में इतना पैसा लगा रहे हैं जिससे कि वोट इन्फ्लुएंस हो। इनको वोट इन्फ्लुएंस का फ़ायदा हो जाता है। तो दोनों आपस में ना साठ गांठ बिठा के सिटीजन्स का नुकसान करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पेयर की मनी थी, वो किसी और प्रोजेक्ट में लग सकती थी, वो कहीं और फ़ायदा हो सकता था। पर एक ही प्रोजेक्ट को चलाए रखने के लिए वो पैसा उधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। और डाइवर्ट तो कहीं नहीं होता, डाइवर्ट तो वो इन दोनों की जेब में ही जाता है, आपस में मिल बांट के दोनों खा जाते हैं। ये प्रोजेक्ट ये बजट मैक्सिमाइजेशन स्कूल और या मॉडल बताता था। इसी पे पार्किंसन लॉ भी एक बात करता है। क्या? पार्किंसन लॉ सुना है? पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी के पास है ना कोई काम नहीं है, वैसे तो काम है, ब्यूरोक्रेसी के पास एक्चुअल वर्क उतना नहीं है जितना वो दिखा देती है। एक्चुअल वर्क उतना नहीं है जितना वो दिखा देती है। ब्यूरोक्रेसी की टेंडेंसी है कि वो अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है कि हम पे इतना काम है, हम इतने बिजी हैं। तो ये सब दिक्कतें ब्यूरोक्रेसी की पार्किंसन लॉ में बताई जाती हैं। सीधी सीधी बात कि ब्यूरोक्रेसी के पास उतना काम नहीं है जितना काम वो दिखाती है। वो जानबूझ के अपना काम बढ़ा चढ़ा के दिखाती है लोगों को, ठीक है। और यही बात ARC सेकंड रिपोर्ट करती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स जो थे उसकी रिपोर्ट आती है कि जो 44 मिनिस्ट्रीज है ना वो अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में कुछ सेविंग दिखाती है। कमाल की बात है यार, तुम इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स, टॉप लेवल प्रोजेक्ट लीडर्स बैठे हो, आप टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स हो, सेक्रेटरीज हो, आपको ये नहीं पता एक प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगेगा। सीधी सी बात है, अगर आप ओवर एस्टिमेट दिखा रहे हो बजट का, उससे ज़्यादा कुछ खर्चा दिखा रहे हो, तो या तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती, या सीधा सीधा आप उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा दिखा रहे हो ताकि बाद में जो बचे उसको आप खा सको। तो यही सब ARC सेकंड रिपोर्ट भी इसी के बारे में बात करती है। तो ये था हमारा पहला स्कूल, थॉट ऑफ स्कूल, बजट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड की बात करते हैं अब हम, जो है ब्यूरो शेपिंग, ब्यूरो शेपिंग मॉडल। ये ना बेसिकली यूके के इन्वायरमेंट में यूके इन्वायरमेंट के कंटेक्स में इवेल्युएट हुआ था। इसमें बात होती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना या पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स वो जो है टेंजिबल गुड्स नहीं लेते। टेंजिबल गुड्स, वो टेंजिबल गुड्स में अपनी डीलिंग नहीं करते। मतलब क्या कि अगर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स जो होती है ना उनसे अगर कमीशन चाहिए तो वो पैसा नहीं लेंगे सीधा सीधा। ये नहीं बोलेंगे, कल को आप डीसी बनेंगे, ये सीधा सीधा ये नहीं कहा जाएगा कि 5,000 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, या 100 करोड़ रुपए कर दो, कोई प्रोजेक्ट तुम्हें लगाना है, या 10 करोड़, जो भी आपकी डिमांड हो, कि ये सीधा सीधा मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। ये नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि मुझे इंटेंजिबल गुड्स में इंटेंजिबल बेनिफिट्स दे दो। इंटेंजिबल बेनिफिट्स मतलब कि जब मैं रिटायर हो जाऊं, पोस्ट रिटायरमेंट मुझे अपनी ऑफिस में CEO के बराबर या कोई बड़ी जो पोस्ट हो उस पर मेरे को नौकरी दे देना, जॉब ऑफर कर देना मुझे, या मुझे अपनी कंपनी में शेयर दे देना, या जो मेरे बच्चे होंगे ना, मेरे किड्स, उनको अपनी कंपनी के बड़े पदों पे, पोस्ट जो होती हैं बड़ी बड़ी पोस्ट, उन पे नौकरी दे देना। लाइक CEO, वही CEO या MD तो खैर नहीं बन सकता, MD तो वही होगा, CEO वगैरह हो गया, या बिग मैनेजर्स वगैरह हो गए, ऐसी किसी पोस्ट पे मेरे बेटे को बिठा देना। तो दोनों का फ़ायदा हो गया, उन्हें अपनी कंपनी लगाने का मिल गया, उन्हें अपनी कंपनी में से कोई कमीशन नहीं देना पड़ा, और इन्हें अपने लिए पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट्स मिल गए। तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ऐसे काम करते हैं। पैट्रिक डंकली ये बताते थे, और ये हुआ भी है। अगर आपने 2018 में अगर एक केस पढ़ा हो तो एक IAS ऑफिसर ने एक लेटर लिखा था PM ऑफ इंडिया को कि कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने Big 5 ऑडिटिंग फर्म्स में
जो कि अमेरिकन्स थी, उन्होंने पीपी प्रोजेक्ट लगाने थे इंडिया में। बिग 5 कंपनीज है, ऑडिटिंग फर्म्स हैं यूएस की, तो उन्होंने ना पीपीपी प्रोजेक्ट लगाने थे इंडिया में। तो उसके लिए जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने ऐसे ही इनटेंजिबल गुड्स में अपने लिए बेनिफिट्स देखे। क्या क्या उन्होंने अपने बच्चों को उन कंपनियों में अच्छी पोस्टों पे बिठवा दिया। ठीक है, 2018 में एक लेटर लिखते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर लिख रहे हैं, कोई एरा गैरा बंदा तो लिख नहीं रहा, तो कुछ सबूतों के साथ ही लिख रहे होंगे। खैर इस पर कुछ हुआ नहीं बाद में, वो तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है हिंदुस्तान में कैसे चलती हैं। खैर अब हम तीसरे इसकी बात करते हैं। ये दोनों मॉडल समझ आ गए ना आपको, क्या क्या थे? ना आए हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, या मेरा टेलीग्राम लिंक है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नीचे ही अपना टेलीग्राम लिंक मैंने उसी में दे रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। तो तीसरा हमारा मॉडल है, स्कूल है रेंट सीकिंग मॉडल। इसमें क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो अपना काम करने के लिए भी, जैसे इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कुछ टाइम पहले मैंने लाइसेंस बनवाया था एक्चुअली। तो उसमें जो ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने क्या कहा, सर ये लाइसेंस बन गया आपका, अब हमारी कुछ सेवा पानी कर दीजिए। सेवा पानी, चाय पानी कुछ हो जाए। तो उनका सीधा सीधा ये मतलब था कि हमें कुछ कमीशन दे दीजिए। यार ये क्या बात हुई, लाइसेंस मैंने बनवाया है, टेस्ट मैंने दिया है, पास मैंने करा है, तुम्हें क्यों पैसा दूं? तो बोला सर नहीं तो आपका लाइसेंस रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए, वो लेट आएगा, अगर आप कुछ कर देंगे तो जल्दी आ जाएगा। मैं यार ऐसे कमाल के बात है यार, तुम ये कमाल की बात कर रहे हो। तो ये होता है, यही रेंट सीकिंग मॉडल है कि मतलब जो सर्विस अगर देते हैं ना ये ब्यूरोक्रेट्स और ये प्रोजेक्ट वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, ये उसके लिए कुछ रिटर्न मांगते हैं अपना परसेंट में। जो अभी मैंने बताया था 10% ब्यूरोक्रेट्स, कि हम आपका काम कर रहे हैं, हमें 10% दो। अरे वो तुम्हारी जॉब है यार, तुम्हें वो काम करना है, तो उसके लिए भी एक तो गवर्नमेंट तो उन्हें सैलरी दे रही है, वो समझते हैं कि हमारा हक है। वो जैसे आते हैं ना कि मेहनताना, नजराना, ये सब हमें दीजिए। तो वो इन ब्यूरोक्रेट्स का आदत होती है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, कि आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगह अगर आप कुछ काम करवाने जाते हैं, पैसे दे देंगे तो वो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो उसमें डिले होने लग जाते हैं, बेमतलब के डिले लगाते हैं, बेमतलब की फाइल्स लगाते हैं। और वहीं यहाँ पर आप पैसा रख देंगे, कोई फाइल नहीं लगनी, कोई काम नहीं होना, सीधा सीधा आपका फटाफट 2 मिनट में होके फारिग, चलो जी हो गया काम। तो यही रेंट सीकिंग मॉडल है कि वो अपना हक समझते हैं परसेंटेज को, कि हम आपका काम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ पैसा दो। अरे यार वो तुम्हारा काम है, वही बात फिर भी। खैर ये था रेंट सीकिंग मॉडल। फोर्थ आता है डेमोक्रेटिक पैराडाइम। डेमोक्रेटिक पैराडाइम, इसमें बात होती है कि ये ना जो फॉर्मल अप्रोच होती है ना, क्लासिकल थिंकर्स की जो फॉर्मल अप्रोच थी, उसको रिजेक्ट करता है ये, कि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। सेंट्रल अथॉरिटी ना होके एक डेमोक्रेटिक ग्रुप होना चाहिए, जिसे अगर हम इंडिया में भी पढ़ते हैं, अगर हम इंशर्ट पढ़ते हैं, जैसे संघ बोलते थे हम, वही संघ की बात डेमोक्रेटिक पैराडाइम करता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम पीपल को अपनी चॉइसेस मिल सके और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके लोगों का। बेटर पार्टिसिपेशन की बात ये होती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग अगर डिसीजन एक साथ मिलके बैठेंगे, इसलिए ग्राम पंचायत जब आपने देखी होगी, ग्राम सभा, उसमें 18 साल के हर बंदे को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो क्या जो उससे जो स्कीम या उससे जो आउटकम आता है वो एलियनेटेड नहीं होता, वो लोगों ने खुद ने अपने लिए सोच के बनाया होता है। वो ये नहीं होता कि किसी और ने आके, जिसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, उसने आके उस पर थोप दिया हो। यही एलियनेशन हो जाता है कभी कभी स्कीम्स का। क्यों? क्योंकि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं ना, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता, और वो ऐसी स्कीम्स कई बार बना देते हैं जो रियलिटी से दूर दूर तक मेल ही नहीं खाती हैं। तो इसीलिए एलियनेशन हो जाता है स्कीम्स का। वहीं डेमोक्रेटिक पैराडाइम बोलता है कि मैक्सिमम पीपल की चॉइस के लिए आप पीपल पार्टिसिपेशन लीजिए, ताकि वो स्कीम्स का एलियनेशन ना हो, ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, तो और एक बेटर स्कीम निकल के आए, एक बेटर आउटपुट निकल के आए, एक लोगों को एक अच्छा आउटपुट मिले। ये सब बातें इसमें होती हैं डेमोक्रेटिक पैराडाइम में। विंसेंट ऑस्टन ने दिया था, काफ़ी अच्छा एक स्कूल है।
फिफ्थ हम बात करते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। रेगुलेटरी कैप्चर। अब रेगुलेटरी कैप्चर मॉडल क्या बात करता है कि जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। मान लीजिए कैग का तो एग्जांपल मैं आपको बाद में देता हूँ, सीधी सीधी बात करते हैं। अगर हम जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स, वो जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जिनको उन्हें रेगुलेट करना है, वो उन्हें ठीक से रेगुलेट नहीं करते। क्यों? यही वाली बात जो कि बात हमने की थी ब्यूरोक्रेटिक शेपिंग में, ब्यूरो शेपिंग मॉडल में, कि क्यों? क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई नौकरी ऑफर कर दी जाएगी। तो वही ये बात करता है रेगुलेटरी कैप्चर कि जो रेगुलेटर है ना, वो उन्हें ठीक से रेगुलेटर नहीं करेंगे, वो उन्हें ढील देंगे काम करने के लिए। वो कंपनी को रेगुलेट करने की बजाय उन कंपनी के लोगों से खुद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये रेगुलेटर्स रिटायर होंगे ना, तो ये चाहेंगे कि हमें इसी कंपनी में एक जॉब मिल जाए, हम दोबारा इस कंपनी को ज्वाइन कर लें। अगर वो इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये कंपनी आफ्टर रिटायरमेंट क्यों जॉब देगी? मान लीजिए आप ही हैं, आपने अपनी एक कंपनी खोल ली, उसके बाद में आपने ऑडिट के लिए किसी को बुलाया। ऑडिट के लिए कोई आता गवर्नमेंट की तरफ से जो रिटायर होने वाला है, वो कहता है कि सर मुझे ना, मैं अब 1-2 महीने में रिटायर हो जाऊंगा, आप मुझे जॉब ऑफर कर देना। आप कहेंगे ठीक है सर। फिर वो ऑडिट करके जाता है और आपकी उसमें कंपनी में 100 कमियां निकाल के गवर्नमेंट को पोस्ट कर देता है। फिर 2 महीने बाद वो आता है आपके पास, क्या आप उसे जॉब देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे यार, तूने मेरा कोई फेवर थोड़ी किया था, मैं तुझे क्यों जॉब दूँ अब। तो इसीलिए जो रेगुलेटर है वो आपकी कंपनी के बारे में जब जाएगा तो अच्छी अच्छी बातें लिख के जाएगा। फिर वो 2 महीने बाद आएगा तो आप उसको एक अच्छी पोस्ट ज़रूर देंगे अपनी कंपनी में। क्यों? क्योंकि उसने आपको फेवर किया, आप उसे ओ करते हैं कुछ ना कुछ। तो यही बात होती थी कि जो रेगुलेटर है ना, वो कंपनी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी कंपनी का बाद में मेंबर बनना चाहता है। तो इसीलिए अगर आपने देखा हो तो इंडिया में जो ऑफिसेज हैं लाइक कैग या चीफ इलेक्शन कमीशन, इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि ये अगर अपनी पोस्ट पे रहते हुए अगर इनके पास रीअपॉइंटमेंट का एक लालच रहा इनके मन में कि यार मुझे दोबारा भी रीअपॉइंटमेंट मिल सकता है, गवर्नमेंट मुझे फिर रीअपॉइंट करेगी, तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। पर अब इन्हें पता है यार एक बार मैं लग गया, मुझे दोबारा तो रीअपॉइंटमेंट मिल नहीं सकता, तो मैं फुली इंडिपेंडेंट होकर काम करूँगा। ठीक है ना? इसीलिए इन्हें रीअपॉइंटमेंट के चांसेस नहीं दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत सोच समझ के लिखा है हमारे फोर फादर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं आउट ऑफ द टॉपिक। मॉडल तो सब डिस्कस हो गए हैं, यही 5 मॉडल पब्लिक चॉइस अप्रोच में आते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी की कमियां निकालने के बारे में बात करते हैं कि क्यों हमें पब्लिक चॉइस अप्रोच और नियो लिबरल आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। दूसरी जो बात होती है, आपने एक एंथनी डोन्स है, एंथनी डोन्स, उनकी बुक है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। इसमें ना वो 5 अलग अलग टाइप के ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले है क्लाइंबर्स। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें सडन, एकदम अचानक से राइज चाहिए होता है अपनी पावर में, सडन राइज इन पावर और प्रमोशन। ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार आज ही हम लगे, कल ही हमें प्रमोशन मिल जाए, फटाफट काम करें, फटाफट गवर्नमेंट का कुछ फेवर करें और हमें प्रमोशन मिलती रहे। ऐसे लोग, उन लोगों के बारे में उन्हें कहा जाता है क्लाइंबर्स। दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव्स, जो कि स्टेटस को मेंटेन करने में बिलीव करते हैं कि जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहें। ब्यूरोक्रेसी पे ये तो नॉर्मल जो ब्यूरोक्रेट्स आपको मिलते हैं वो स्टेटस को ही दिखाते हैं, वो रिजिड अप्रोच रखते हैं अपनी। यही ब्यूरोक्रेसी की एक नेगेटिव साइड भी दिखती है हमें। तीसरे होते हैं जियोलेट्स, जियोलोट्स, ये एक्टिविस्ट होते हैं जो कि सडन चेंज डिमांड करते हैं। सडन चेंज कि आज लगे हैं, आज ही कुछ ना कुछ इधर का उधर कर दें, आज ही पूरा डिपार्टमेंट ही बदल दें हम। ये एक्टिविस्ट होते हैं, ये सडन चेंज डिमांड करते हैं। और ये इस आई एम सॉरी, ये इस सडन चेंज के लिए ना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी बाईपास करने पे तुलाते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको भी हम तोड़ देंगे।
कि जो बने हुए रूल्स हैं वो भी कुछ मायने नहीं रखते इन लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी नेगेटिव साइड होती है जीलेट्स की। तीसरे होते हैं एडवोकेट्स। ये भी एक्टिविस्ट हैं, बट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के अपना काम करना पसंद करते हैं। ये जीलेट्स ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को भी बाईपास कर जाते हैं कई बार काम करने के लिए। कई बार जो उन्हें सही लगता है ना, ये इतने ज़्यादा आइडियलिस्ट हो जाते हैं, या रियलिस्ट बोल, आइडियलिस्ट ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, कि इतने ज़्यादा आइडियलिस्ट हो जाते हैं अपने गोल्स को लेके कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को भी बाईपास करके अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। पर जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की जो एनफोर्स बाय लॉ होता है ना, वो अपनी उन्हें पता होता है उनकी बाउंड्रीज क्या है, वो अपनी बाउंड्रीज में रह के ही अपना काम करते हैं। और लास्ट है स्टेट्समैन। ये वो लोग होते हैं जो करिज्मेटिक होते हैं, जिनकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो लीडरशिप रोल है, वो चेंज ओरिएंटेड होते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है हमारे पास टी.एन. शेषन। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही वाला डायलॉग, राहुल नाम तो सुना ही होगा। यहाँ है टी.एन. शेषन, नाम तो सुना ही होगा। इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैं पॉलिटिशियंस को ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। कभी पढ़ना टी.एन. शेषन के बारे में, जिन लोगों को ना पता हो, पता होना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये ना होते ना तो इलेक्शन कभी भी इतने स्मूथली नहीं हो पाते हमारे देश में। आज भी दिक्कतें होती। पढ़ना टी.एन. शेषन के बारे में और मुझे भी बताना कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब बात करते हैं रेलेवेंस। मॉडल्स के बारे में बात होगी, रेलेवेंस या एप्लीकेशन। पब्लिक चॉइस अप्रोच के पहला है इंक्रीज एफिशिएंसी। जब लोगों को ज़्यादा चॉइस मिलेगी तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बाद में बिजनेस जो ओरिएंटेड लोग हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, उनको भी तो एक ये रहेगा ना कि एक अच्छा प्रोडक्ट एक कम दाम में लोगों को पहुंचा दिया जाए। और वहीं लोगों के पास चॉइस मैक्सिमाइजेशन होगा, उनके पास ऑप्शंस होंगे कि वो चुन सकें किस में से, इसमें से क्या लेना है, उसमें से क्या लेना है। लोगों के पास एक चॉइस रहेगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, पब्लिक चॉइस अप्रोच ने ही लेटर एनपीएम और एलपीजी को जन्म दिया। हाँ, ये फोरफादर रहा उसका। इसने लोगों में एक सेंस डेवलप कर दी कि आप मार्केट अप्रोच भी बेनिफिशियल हो सकती है। लोगों को मोर चॉइसेस दी, क्वालिटी लाइफ, मोर चॉइसेस, क्वालिटी लाइफ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एप्लीकेशन है, ये सब आउटकम है पब्लिक चॉइस अप्रोच का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पब्लिक चॉइस अप्रोच शुड नॉट बिकम एंड रादर देन अ मीन्स टू अचीव पब्लिक वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एज एंड्स। एक स्टेटमेंट है, आप याद कर लेना, ऐसी कैसी लिख देना कभी आए तो। पब्लिक चॉइस अप्रोच शुड नॉट बिकम एंड रादर अ मीन्स टू अचीव पब्लिक वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एज एंड। इसका कहने का मतलब था जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो खुद एंड नहीं है, रादर बजाय एक मीन्स है, एक रास्ता है कि जिससे पब्लिक वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट की बात की जा सकती है। ठीक है ना। तो ये इसका रेलेवेंस और एप्लीकेशन है। अब एक चैप्टर 8 है डेवलपमेंट डायनेमिक्स, उसका एक टॉपिक है स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। तो अगर हम चाहें तो उसको यहाँ भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पढ़ना उसको। क्यों? क्योंकि अभी सारी बात हो चुकी है। हमें मार्केट देख लिया, हमने पब्लिक चॉइस अप्रोच देख लिया, हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, तो हमें मार्केट से हम लिंक हो चुके हैं कहीं ना कहीं तक। तो वहाँ से छोड़ के बजाय चैप्टर 8 का जो टॉपिक है वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो जब चैप्टर 8 में आएगा तो मैं आपको एक वो दे दूंगा हिंट कि हमने वहाँ पढ़ लिया था चैप्टर 1 में। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट और मार्केट। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या है। यही बात होती है वेलफेयर स्टेट की। स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट। ड्यूरिंग 1950s इसका इमरजेंस होता है। और मार्केट लेड अप्रोच,
मार्केट लेड मॉडल या मार्केट लेड अप्रोच, ये 1960s में एग्जिस्टेंस में आता है। इन्हीं के बीच में पब्लिक चॉइस अप्रोच रीज़न बनता है कि क्यों आइडियोलॉजी शिफ्ट हुई स्ट्रॉन्ग स्टेट से मार्केट मॉडल की तरफ। इसमें बात होती है कि जो स्टेट है ना उसको रिप्लेस मार्केट कर दे। क्यों? क्योंकि मार्केट बेटर चॉइसेस प्रोवाइड कर सकती है लोगों को। स्टेट के पास तो एक ही ऑप्शन होगा। इसमें मैं ज़्यादातर एग्जांपल अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं बीएसएनएल का देता हूँ कि वहाँ टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिर्फ बीएसएनएल एज अ ऑप्शन स्टेट प्रोवाइड कर रहा था। यही मार्केट आपको एयरटेल भी दे रही है, जियो भी दे रही है, वोडाफोन भी दे रही है, इतने सारे आपको ऑप्शंस दे रही है। आप जिसमें से चूज़ करना चाहें, जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके स्कीम के हिसाब से, या जिसको आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हो, आप अपनी नीड्स एंड बेनिफिट्स के हिसाब से उस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। पर जब बीएसएनएल था तो सबके पास सिर्फ एक ही रीज़न था कि बीएसएनएल ही लेना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन था लोगों के पास। ठीक है, तो यही मार्केट हमें चॉइसेस प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा एक इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले हमें दिखता है लेसिस फेयर स्टेट, लेसिस फेयर ड्यूरिंग 17th या 18th सेंचुरी। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बातें होती हैं यहाँ पे। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ओपन, जिसको जो करना है ठीक है यार, चल रही हैं चीज़ें। ओपन थ्योरी, एडम स्मिथ, क्लासिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेसिस फेयर। एडम स्मिथ एक मॉडल देते हैं अपना इस टाइम पे। और 1940s 50s आते आते इमरजेंस हो जाता है वेलफेयर स्टेट का। ये हमने कल पढ़ा भी था थोड़ा बहुत। वेलफेयर स्टेट, इसको लेविएथन स्टेट इसी को कहा था, लेविएथन स्टेट। बड़ा बड़ा स्टेट जब हमें दिखता है, यूएसएसआर का इमरजेंस, इसी टाइम पे हमें उभरता हुआ यूएसएसआर दिखता है। देन 1960s आते आते एक डिबेट इमर्ज हो जाती है। क्या डिबेट इमर्ज होती है? वो होती है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच ऐसा डिबेट आती है किसके बीच में? मार्केट वर्सेस स्टेट, कि क्या अब स्टेट को चलना चाहिए या स्टेट को मार्केट को, और मार्केट उसको रिप्लेस कर दे स्टेट को। इसी टाइम हमारे पास नियो लिबरल आइडियोलॉजी का इमरजेंस होता है। नियो लिबरल आइडियोलॉजी ये लोगों को इन्फ्लुएंस करनी शुरू कर देती है कि आप मार्केट की तरफ जाइए, मार्केट आपको ज़्यादा चॉइसेस देगा। स्टेट आपको जो सिर्फ एक चॉइस दे रहा है, मार्केट आपको हज़ारों वैसी चॉइस दे देगा और एक बेटर ऑफर में देगा, एक लेस मोर इकोनॉमिकल होंगी वो चीज़ें। नई नई चीज़ें तो हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है ना। इसके बीच में 1960s to 1989 हमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ये सब एग्जिस्टेंस में आते हुए दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक चॉइस अप्रोच के इन्फ्लुएंस के कारण 1989 यहाँ पे एक बड़ा मोड़ होता है कॉरपोरेट स्टेट का। क्यों? क्योंकि अब मार्केट एग्जिस्टेंस में आ चुका था, मार्केट ने स्टेट को रिप्लेस कर दिया था, तो यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। इसी टाइम जो फ्रांसिस फुकुयामा है, जापानीज स्कॉलर फुकुयामा, वो अपनी बुक लिखते हैं ब्रिंग स्टेट बैक इन। उसमें वो बात करते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें इसी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की बात हुई, ठीक है। और वहीं 1990s जब आती है, एंड ऑफ मार्केट। क्यों? क्योंकि 1990s या 2000s की बात कर लीजिए, मार्केट का बबल बस्ट हो जाता है। मार्केट बबल बस्ट क्यों? क्योंकि लेमन ब्रदर, BURST, लेमन ब्रदर, कल बात हुई थी, तो बस उसके लिए एक ओवरव्यू है। लेमन ब्रदर बर्बाद हो जाते हैं, पूरी मार्केट ख़त्म हो जाती है। जो अभी तक आइडियोलॉजी चल रही थी कि आपको मार्केट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट अपना काम खुद कर सकते हैं, वही मार्केट का मॉडल अब बस्ट हो जाता है कि नहीं, स्टेट का एक रेगुलेटरी रोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन बनती है कि कैसे पहले लेसिस फेयर था, उसके बाद वेलफेयर आया, फिर कैसे डिबेट इमर्ज हुई, पब्लिक चॉइस अप्रोच का इमरजेंस हुआ, वो उसने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। तो ये सब बात थी। इसी डिबेट में अब हम बात करते हैं कि ओल्ड और क्लासिकल जो एरा था इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ ने दिया था, वो डिबेट थी कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट और मार्केट को रिप्लेस कर दिया जाए मार्केट के द्वारा।
इसी ने कॉरपोरेट स्टेट को जन्म दिया ड्यूरिंग 1990s। एक्सक्यूज मी, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो मार्केट अप्रोच इस टाइम काफ़ी डोमिनेंट हो गई थी। प्राइवेटाइजेशन जो प्रिवेल कर रहा था, प्राइवेटाइजेशन प्रिवेलिंग का समय था ये प्राइवेटाइजेशन के। प्राइवेटाइजेशन अपने पीक पे था, कॉन्ट्रैक्ट आउट होनी शुरू हो गई थी चीज़ें। स्टेट को लेजिटिमेसी क्राइसिस में आ गया था स्टेट, कि स्टेट क्या कुछ है भी, या सिर्फ बस लोगों ने बना दिया है, वो सिर्फ एक चले जा रहा है। इसी टाइम फ्रांसिस फुकुयामा ने आर्ग्यू किया था कि जो स्टेट है वो विदर्ड अवे हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा और मार्केट उसका रोल ले लेगा। फ्रांसिस फुकुयामा, ये जिन्होंने बुक लिखी थी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सी बुक थी, ब्रिंग बैक स्टेट इन एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फ्रांसिस फुकुयामा जो लिख रहे थे, वो आर्ग्यू कर रहे थे जो स्टेट है वो विदर्ड अवे हो जाएगा और जो मार्केट है वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो यूएसएसआर इसी टाइम डिसइंटीग्रेट हुआ था और वेलफेयर स्टेट ने अपना रेलिवेंस खो दिया था। इंडिया ने भी इसी टाइम एलपीजी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था, नहीं एलपीजी को अडॉप्ट किया था, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1956 का, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और इसी टाइम जो अमर्त्य सेन है वो लिखते हैं कि जो मार्केट बबल है वो बस्ट हो गया है, उसकी नेगेटिव साइड दिखने लग गई थी। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि जो मार्केट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता वो इक्वालिटी प्रिंसिपल के बिना। वह अमर्त्य सेन ने जो हाईलाइट किया था रोल स्टेट और मार्केट का, वह डिपेंड करता, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ यार, अमर्त्य सेन वर्सेस मिल्टन फ्रेडमैन। ये इकोनॉमिक्स में एक अच्छी डिबेट आती है, क्योंकि जो मिल्टन फ्रेडमैन है वो कहते हैं कि मार्केट मोर एफिशिएंट है, मार्केट मोर एफिशिएंट। कैसे कि जो मार्केट है ना वो सुपीरियर है देन स्टेट से, मार्केट जो है वो सुपीरियर है, ऊपर है नीचे स्टेट है, कि आप मार्केट को ज़्यादा पावर दीजिए, स्टेट को बस रेगुलेटर के तौर पे रखिए। वहीं जो अमर्त्य सेन है वो बोलते हैं कि जो स्टेट है और मार्केट है वो हैंड इन हैंड चलने चाहिए, स्टेट इक्वल टू मार्केट, कि स्टेट अपनी जगह है, मार्केट अपनी जगह है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि दूसरा उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। दोनों ही जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों ही एफिशिएंट भी हो सकते हैं और इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। कैसे कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर हम एग्जांपल ले लें कि किंगफिशर और जेट एयरवेज है, वो फेल हो गए, पर एयर इंडिया भी तो फेल हुआ ना। और वहीं पे अगर हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ले लें तो इसरो, आईआईटी, आईआईएम वो अच्छा चल रहे हैं। तो आप ऐसे तो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस है ना, इसरो, आईआईटी, आईआईएम, पर ये अच्छा कर रहे हैं। अगर मिल्टन फ्रेडमैन की बात माने तो कभी तो स्टेट अच्छा कर ही नहीं सकता, मार्केट हमेशा उससे बेटर एक आउटपुट देगा आपको, पर यही स्टेट इंस्टीट्यूशंस है फिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो यही अमर्त्य सेन बात बता रहे थे कि जो स्टेट है और मार्केट है वो कोई सुपीरियर इंफीरियर वाली बात नहीं होती, कोई एफिशिएंट इनएफिशिएंट की बात नहीं होती। वो बस आपका फील्ड या आपका एरिया डिफाइन करता है कि क्या एफिशिएंट होगा और क्या इनएफिशिएंट होगा। इसीलिए एक डिबेट चलती है अमर्त्य सेन और मिल्टन फ्रेडमैन के अंदर, ठीक है। और यही बात करता है कि पीपीपी प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गए थे इसी टाइम पे, मिसमैनेजमेंट, क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी, क्यों पीपीपी प्रोजेक्ट मिसमैनेजमेंट की ओर जाते हैं। इसमें KGD6 बेसिन प्रोजेक्ट आता है रिलायंस के द्वारा, उसके बारे में अगर कभी पढ़ेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो। प्राइवेट कंपनी इसमें था, पीपीपी प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, ग्रीडी नेचर ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट्स। इसमें हमें दिखता है कि कैसे जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स थे, जैसे KGD6 बेसिन प्रोजेक्ट फेल हुआ था रिलायंस का, क्योंकि इनएफिशिएंसी थी, नेचर में ग्रीडीनेस था। रिलायंस के बाद रिलायंस ऑन द वैल्यू, मतलब इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे अपना प्रोजेक्ट चला रहा था कि इन्वायरमेंट बर्बाद होता रहने दो, पर हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसको रोका गया था। काफ़ी उस टाइम हंगामा हुआ था। बस यही चीज़ें थी, बाकी हम देख लेते हैं कि ये तो एक अबाउट डिबेट था, इसमें काफ़ी लंबी लंबी बातें हैं
उतना हमें पढ़ने की ना बेसिकली ज़रूरत नहीं रहती। मैंने उतना ही बताया जितना ज़रूरत होती है चीज़ों की हमें। अब हमें पेपर में ये पता होना चाहिए कि लिखना क्या है, नहीं छोड़ना क्या है। लिखना क्या, लिखना तो सब लिख ही देंगे, पर छोड़ना क्या है हमें पढ़ना। इतनी बड़ी डिबेट है, मैं बता दूं ना, अगर आप पेपर में लिखने चले जाए एक क्वेश्चन में ही आधा टाइम निकल जाएगा, अगर कभी पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में बात आई तो। इसलिए मैं छोड़ता हूँ कि कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएँ बतानी, ताकि वो चीज़ें पेपर में ना लिखी जाएँ। तो स्टेट का रोल कुछ ऐसा सा हुआ, पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, और अब कहीं जाके एक स्टेबल सा ऐसा दिखता है। लो, हाई, देन फिर लो, देन हाई। ये कब था? ये ड्यूरिंग लेस इज फेयर। स्टेट का रोल नहीं था, ओपन मार्केट फिलोसफी चल रही थी। देन आता है वेलफेयर स्टेट, स्टेट का रोल वापस बढ़ जाता है। देन आता है कॉरपोरेट एरा, स्टेट का रोल वापस कम हो जाता है। अब है वेलफेयर कॉरपोरेट स्टेट। तो स्टेट का रोल थोड़ा थोड़ा है, क्या? रेगुलेटिंग का रोल है, स्टीयरिंग। इसी टाइम बोलते हैं कि स्टेट शुड स्टीयर नॉट रो। रोइंग का रोल नहीं होना चाहिए स्टेट का, स्टीयरिंग का रोल होना चाहिए। इस टाइम स्टीयरिंग का रोल है स्टेट का, स्टीयरिंग रोल। यहाँ रोइंग रोल दिखता है कि स्टेट खुद हर चीज़ को चला रहा है, पर यहाँ मार्केट चला रहा है, बस स्टेट उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि अच्छा अब इधर चलो, अब इधर चल देना, फिर इधर चल देना। और यहाँ स्टेट खुद ही चला रहा है, हर चीज़ स्टेट खुद मैनेज कर रहा है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कई बार कि ड्यूरिंग वेलफेयर कॉर्पोरेट एरा स्टीयरिंग रोल दिखने लग जाता है हमें स्टेट का। स्टेट, यही मतलब है कि स्टेट बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मोर रेगुलेटरी प्लस प्रोफेशनल एफिशिएंसी डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यही चीज़ें थी पब्लिक चॉइस अप्रोच में। बाकी अब हम कल देखेंगे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।